अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 को एक्सप्लेन किया था और क्वेश्चन नंबर 30 की जो स्टेटमेंट थी स्टोक्स थ्योरम की उसको एक्सप्लेन किया और उसके अलावा जो उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो जो मेरी आज की वीडियो है इसमें स्टोक्स थ्योरम का जो प्रॉपर प्रूफ है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो मेरे पास इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से बनी है जिसमें हमारे पास ये देखें जी, इस तरह से मेरे पास एक प्रॉपर इसकी जो है डायग्राम मैंने बनाई है। थोड़ी सी यहाँ से स्ट्रेट लाइन आनी थी, वो थोड़ी सी इस साइड पे चली गई है, लेकिन आप इस चीज़ को इग्नोर करना, इसको बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे आके इस तरह से पैच आना है। अब देखें इसमें क्या आ रहा है मेरे पास, अगेन 3 एक्सिस मतलब 3 डायमेंशनल हमारे पास एक एक्सिस है और उसके हम लोगों ने यहाँ पे एक क्लोज्ड कर्व लिया है। ठीक है, अब क्लोज्ड कर्व के अंदर सिंगल एक पैच लिया है और मैंने क्या करना है यहाँ पे, तो इसको स्टडी किया ही नहीं जा सकता, मैंने उसको किधर स्टडी करना है, उसका कोई ना कोई शेडो पड़ेगा। शेडो किधर पड़ रहा है, किस प्लेन पे, अगेन देखें कि शेडो मेरे पास एक्स वाई प्लेन पे पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि मैंने इसकी इस तरह से डॉटेड लाइन लगानी है और जो इसका ये बाउंड्री थी जब वो रीजन पे जाएगी तो उसकी बाउंड्री क्या हो जाएगी, इधर वो सी से रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे उसकी बाउंड्री को चेंज कर दिया और इधर ये एक सिंबल लगा दिया। उसके अलावा यहाँ का जो पैच है, ठीक है, वो टोटल सरफेस है, इसके अंदर वाला हिस्सा उसको एस कहेंगे, लेकिन मैं एक छोटे से पैच को स्टडी करने लगी हूँ। तो जब छोटे से पैच को स्टडी किया जाएगा तो इसका जो मेरे पास उसको मैं डी एस से रिप्रेजेंट करूँगी और जो मेरे पास इसका नॉर्मल है उसको एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके अलावा जो मेरे पास इसका रीजन है, जो यहाँ पे मतलब जो जो रीजन है, जो ज़मीन पे मेरे पास शेडो पड़ रहा है, उसका जो मेरे पास ये यहाँ से जो पैच का डिफरेंस आएगा, जो इसका आएगा वो डी एक्स टी वाई आएगा। क्यों? क्योंकि हम किस प्लेन पे जा रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पे आ रहे हैं, तो इसलिए उसका जो डी एस किस में चेंज हो जाएगा, डी एक्स टी वाई में। ठीक है जी। अब सबसे पहले इसके जो कुछ एक्सप्लेनेशन है उसको रीड कर लेते हैं। लेट एस बी अ सरफेस विच इज सच दैट इट्स प्रोजेक्शंस ऑन द एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड planes are regions bounded by simple closed curves as indicated in the adjoining figure। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, उसको उसने एस से रिप्रेजेंट किया है। क्या कह रहे हैं, विच इज सच दैट इट्स प्रोजेक्शन, कि उसकी प्रोजेक्शन किधर किधर जा रही है। ये देखिए मेरे पास एक सरफेस है, इसकी प्रोजेक्शन आप यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे भी आ सकती है, उसके अलावा इसकी प्रोजेक्शन इधर इस वाले प्लेन के अंदर भी जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा क्या कह रहा है, बाय सिंपल क्लोज्ड कर्व्स एज इंडिकेटेड इन द एडजॉइनिंग फिगर, के जो मैंने फिगर बनाई है उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की जाए, मतलब पता लग रहा है कि हमारे पास ये 3 प्लेन्स बन रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने आगे क्या लिखा है, एज्यूम कर दें, आगे क्या लिखा है, एज्यूम एस टू हैव रिप्रेजेंटेशन, एज्यूम करो कि जो मेरे पास एस है सरफेस, उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर जेड वाला लिखा है तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और या फिर एक्स अगर लिखना है तो उसको जी ऑफ वाई जेड लिख सकते हैं, या फिर वाई अगर लेना है तो एच ऑफ एक्स जेड लिख सकते हैं। उसके अलावा आगे लिखा हुआ है वेयर एफ जी एच आर सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंगल वैल्यूड का क्या मतलब है। सिंगल वैल्यूड का मतलब ये है कि हमारे पास जो इसका मतलब, हाँ जी, तो अब हम लोगों ने सिंगल वैल्यूड फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन का ये मतलब है कि हमारे पास अगर कोई एक सेट है और एक सेट के अंदर डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएट करे रेंज के हर एलिमेंट पे, तो उसको क्या कहा जाएगा कि ये सिंगल वैल्यूड है। उसके अलावा कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कहीं से भी उसका जो मेरे पास ग्राफ है वो टूटे ना। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी शो करे। उसके अलावा नेक्स्ट क्या लिखा है, एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन का क्या मतलब है कि उस वो जो मेरे पास नेक्स्ट जो मेरे पास जब इसकी मैपिंग होगी तो जो उसके पास जो मेरे पास कि उसका जो डेरिवेटिव है, वो डोमेन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, उसका एग्जिस्ट करे, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए जो मेरे पास फंक्शंस है। ठीक है, तो ये वो कह रहा है कि ये तीनों खसूसियात इसमें होनी चाहिए एफ जी एच में। उसके बाद देखें, इतनी चीज़ तो एक्सप्लेन होगी। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं।
ठीक है, अभी मैंने कोई ऐसा चीज़ एक्सप्लेन नहीं की। उसके अलावा आगे क्या लिखा है, वी मस्ट शो दैट, हम लोगों ने क्या चीज़ प्रूव करनी है कि ये तो मेरे पास फॉर्मूला है, ये तो मेरे पास स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला है डेल क्रॉस ए, उससे डेल क्रॉस ए की जगह क्या किया है, ए जो मेरे पास जो कांस्टेंट वेक्टर है इसको उसने A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, उसके अलावा क्या कहने हैं, ये वाला टर्म किसकी इक्वल आती है, क्लोज्ड कर्व सी ए डॉट डी आर। ठीक है, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, वो उसने लिख दिया कि हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करना है। देखो उसने यहाँ पे क्या लिखा है, वी मस्ट शो दैट, हम लोगों ने इस चीज़ को क्या करना है, प्रूव करना है। आगे क्या लिखा है, वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ एस, मेरे पास सी क्या है, सरफेस की बाउंड्री है। नेक्स्ट देखिए, अब उसने क्या कहा है कि मैं कंसीडर फर्स्ट करने लगा हूँ, ये देखें इतने पार्ट पे हम काम करने लगे हैं, डेल क्रॉस A1 आई कैप पे। ठीक है, बाकियों को भी स्किप कर देना है। अभी हम किस पे काम करने लगे हैं, डेल क्रॉस A1 आई कैप डॉट एन कैप ds। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगी, डेल क्रॉस A1 आई कैप इस तरह से लिख के डेल की जगह क्या आएगा, जहाँ पे जब भी, अगेन एक चीज़ एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि जब भी मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, सेंटर में क्रॉस आ जाए, तो मैंने क्या करना है, इसको जो मेरे पास 3x3 का डिटर्मिनेंट लिखना है, ऊपर आई जे के आएगा, नीचे डेल की वैल्यू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, और उसके बाद A1 आई कैप है ना गिवन, तो A आई कैप के नीचे वाला एलिमेंट मेरे पास A1 है, बाकी दोनों गिवन नहीं है, तो वो 0 0 आ जाएंगे उसकी जगह। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास A1 गिवन है, ये आई कैप के साथ आ गया, बाकी दोनों जे कैप के साथ भी कोई एलिमेंट नहीं है और के कैप के साथ नहीं है, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 0 0। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर आपने डिटर्मिनेंट जब एक्सपैंड करना है, तो डिटर्मिनेंट के एक्सपैंड करने के बाद क्या आएगा मेरे पास, ये देखिए डिटर्मिनेंट मैंने एक्सपैंड किया, तो डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आ गई है, उसको सिंप्लीफाई किया तो पार्शियल A1 ओवर पार्शियल जेड जे कैप माइनस पार्शियल A1 ओवर पार्शियल वाई के कैप। ठीक है, ये दो वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, बाकी सारा 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने क्या करना है, ये जो मेरे पास डेल क्रॉस A1 आया ना, इसकी जगह मैंने ये वाली टर्म लिख देनी है और साथ डॉट एन आ जाएगा, इसका मतलब एन अंदर चल जाएगा तो एन डॉट जे हो जाएगा और एन डॉट के हो जाएगा, ds बाहर रहेगा, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इफ अगर मैं z की जगह क्या करूं, f(x,y) लिख दूं, इज टेकन एज इक्वेशन ऑफ s। ठीक है, जो मेरे पास सरफेस है उसकी इक्वेशन में z इज इक्वल टू f ऑफ फंक्शन ऑफ क्या आ जाए मेरे पास, f ऑफ xy, देन द पोजीशन वेक्टर टू एनी पॉइंट ऑफ s। तो कहता है तो मेरे पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो ना, अगर z की वैल्यू चेंज कर रही हूँ तो फिर पोजीशन वेक्टर मेरे पास, हमें पता है पोजीशन वेक्टर की क्या वैल्यू है, आर कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो इसकी जगह फिर क्या आ जाएगा, z की जगह f ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। फिर मैंने क्या करना है, अगर इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करूँ y के रिस्पेक्ट से तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शल आर और पार्शल वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, इसको तो डेरिवेटिव ही नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट से लोगे तो जे कैप आ जाएगा प्लस पार्शियल f और पार्शियल y के कैप। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास पार्शियल r और पार्शियल y की वैल्यू आ गई है। ये मुझे आगे मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए ये सारी चीज़ें हम लिखते जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या है, बट पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई इज अ वेक्टर टेंजेंट टू एस, मेरे जो सरफेस गिवन था उसकी जगह जो आर है वो क्या है, एक वेक्टर टेंजेंट है, और जो मेरे पास नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर है। जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास ये पूरी टर्म है, ये वाली वैल्यू, इसको n के साथ, n कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जब मैं इसको n कैप के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो कुछ इस तरह से मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे n कैप डॉट पार्शियल आर और पार्शियल वाई का आंसर मेरे पास 0 आ जाएगा। इसका रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, बोथ आर परपेंडिकुलर सो दैट, ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका परपेंडिकुलर, जब भी दो चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट उसका क्या आ जाएगा, 0। ये मेरे पास एज इट इज़ रहेगा। फिर मैंने क्या करना है, एन डॉट जे एक साइड पे इज इक्वल टू ये वाली साइड दूसरी साइड पे चल जाएगी, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ये मेरे पास n डॉट जे की वैल्यू आ गई है। अब मैंने क्या करना है, जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था n डॉट जे, मैंने ये काम क्यों किया है, क्योंकि मैंने n डॉट जे और n डॉट के, आपकी मर्जी है n डॉट जे को इसके n डॉट के सेम कर दे या फिर
एन डॉट जे है ना यहाँ पे, तो एन डॉट के को सेम कर दें। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे इसको एन डॉट के वाली वैल्यू को सेम किया है, ठीक है। मैंने क्या किया है, एन डॉट के वाली वैल्यू, जे वाली वैल्यू की एन डॉट जे फाइंड आउट किया, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे एन डॉट जे की जगह क्या आ गया, ये वाली इसका आंसर आ गया। फिर मैंने क्या करना है, माइनस से बाहर चल जाएगा और ये मेरे पास सिंप्लीफाई करके एन डॉट के बाहर चल जाएगा, साथ डी एस आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से मेरे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ये तो मेरे पास इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। फिर उसने कहा है कि अगर हम a1 की वैल्यू लें तो a1 x y z, मतलब हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी। फिर वो कह रहा है z की जगह तो मैंने लेट किया है कि f ऑफ वाई जेड आएगा, x y आ जाएगा, तो उसकी जगह मैंने ये लिख देना है। और फिर उसके अलावा वो क्या कह रहा है कि इसको मैंने इक्वल रखना है कैपिटल f x y के, ठीक है। अब अगेन इसको हम लोगों ने पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट से, अगेन इसको y के रिस्पेक्ट से पार्शली डिफ्रेंशिएट कर देना है। ये देखिए मैंने क्या किया, अगेन इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट कर दिया है और फिर मेरे पास कुछ इस तरह से आंसर आया। जब मैंने उसको a1 x के रिस्पेक्ट से किया तो वो तो ज़ीरो, वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर मैंने a1 क्या किया, इसको y के रिस्पेक्ट से किया, प्लस ये आ गया, प्लस यहाँ पे जब मैंने उसको z के रिस्पेक्ट से करना है तो क्या आ जाएगा, वहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, पार्शल a1 ओवर पार्शल x, फिर ऊपर पार्शल x पार्शल z ओवर पार्शल y, यहाँ पे चेन रूल लगा है, ठीक है, इज इक्वल टू पार्शल f ओवर पार्शल y, क्योंकि मैंने बताया था ना इसको किसके इक्वल रखा है, कैपिटल f x y के, ठीक है। अब मैंने इसको इस तरह से इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट कर दिया है y के रिस्पेक्ट से। फिर इक्वेशन 2 में मैंने अगेन ये चीज़ पुट कर देनी है और पुट करने के बाद इस सारे की जगह क्या आ जाएगा, पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई माइनस आ जाएगा एन डॉट के डी एस। अब मुझे इतना पता है यहाँ पे मैंने जो है सिंबल लगाया है, देयरफॉर का डी एस इज इक्वल टू डी एक्स टी वाई डिवाइडेड बाई एन डॉट के, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अगर ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह डी एक्स टी वाई वो लिख दिया। फिर आगे क्या लिख देना है, देन अब जब मैंने इसको इसके साथ सिंप्लीफाई कर दिया, कुछ इस तरह से मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद क्या करना है, वेयर आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस, आर मेरे पास प्रोजेक्शन है सरफेस की ऑन द एक्स वाई प्लेन, किस प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे। फिर उसने क्या लिखा है, बाय ग्रीन्स थ्योरम फॉर द प्लेन द लास्ट इंटीग्रल इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आएगा, जो मेरे पास लास्ट इंटीग्रल है ना एफ डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसकी जगह उसने क्या कहा है, सी की जगह जो बाउंड्री है उसने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, वेयर ये जो सिंबल है वो कह रहा है कि ये क्या है मेरे पास, द बाउंड्री ऑफ आर, आर की बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंस एट ईच पॉइंट एक्स वाई ऑफ, ये हमारे पास टॉ को रिप्रेजेंट कराएगा, द वैल्यू ऑफ एफ इज द सेम एज द वैल्यू ऑफ a1 एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड ऑफ सी। तो वो कहता है कि ये एफ डी एक्स हमारे पास सेम ही है, ठीक है, वो उसकी बाउंड्री को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहता है वो एफ की जगह a1 आ जाएगा और इस ये जो मेरे पास ये वाली मेरे ख्याल में ये टॉ है, तो इसको सी की बाउंड्री पे रिप्रेजेंट, मतलब कह रहा है ये दोनों इक्वल हैं। फिर इसकी जगह मैंने ये लिख देना है, ठीक है। तो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म थी वो मैंने सिंप्लीफाई कर दी है, ठीक है। जो मेरे पास फर्स्ट आंसर आया वो ये आ गया। उसके बाद उसने क्या लिखा है, आपकी मर्जी है, आप सिंप्लीफाई भी कर लें, लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, सिमिलरली बाय प्रोजेक्शन ऑन द अदर कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कहता है अगर हम प्रोजेक्शन करें, ये तो मैंने किस प्लेन पे की थी, एक्स वाई प्लेन पे। कहता है जब मैं किसी और प्लेन पे प्रोजेक्शन करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए टू जे कैप का ए टू डी वाई, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, सिमिलरली वो कहता है अगर मैं किसी और प्लेन पे इसकी प्रोजेक्शन करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। तो ये देखिए वो कह रहे हैं कि क्या आंसर आ जाएगा, अगर मैं जो थर्ड जो प्लेन है उस पर प्रोजेक्शन करूँ तो कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। फिर जब मैं इन तीनों का सम करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो मैंने स्टोक्स थ्योरम प्रूव करना था वो मेरे पास डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल सी ए डॉट डी आर आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि डी एक्स डी वाई डी जेड का सम करें तो मतलब उसकी जगह डी आर ही आ जाएगा और ए वन ए टू ए थ्री की जगह क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रूव हो गया। लास्ट पे आपने लिख देना है विच इज स्टोक्स थ्योरम, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव, ठीक है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो स्टोक्स थ्योरम की सॉल्व प्रॉब्लम होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।